आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं मोनिका भोनवाल जी, जिनकी बहुमुखी प्रतिभा है। मैं थोड़ा सा पहले परिचय कराता हूं आपका। आप बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, आपने जूडो भी खेला है। साथ ही साथ ये जो खेल की प्रतिभा के क्षेत्र में आपके 2 प्रदर्शन थे। इसके अलावा आपने समाज के लिए काम किया है, जो महिलाओं को या जिन व्यक्तियों को आँखों की कोई दिक्कत होती थी देखने में, जिनकी रोशनी जा रही थी, उनको ये सरोजनी नगर क्षेत्र के ऐसे लोगों को हॉस्पिटल लाइन और वहाँ उनका ऑपरेशन, उनकी केयर करवाती हैं। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी मोनिका जी ने काम किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने 2 ब्यूटी पेजेंट भी जीते हैं, एक मिसेज एशिया पैसिफिक और दूसरा जो करीना कपूर का एक कार्यक्रम था वो। तो आप समझिए कि मोनिका जी कितना काम करती। इसके अलावा दिवाली और गणेश चतुर्दशी के लिए जो मूर्तियाँ बनती हैं उनको वो एक ख़ास तौर से बनवाती हैं, कच्ची मिट्टी के। इसके साथ साथ जो कंडे की होता है उससे बनवाती हैं, जिससे कि वो आसानी के साथ विसर्जित होने पर पानी में घुल मिल जाएँ और पेड़ पौधों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। केमिकल का प्रयोग कतई नहीं होता है, जो हमारे लिए प्रदूषण को बढ़ाने का काम करता है। तो इन मूर्तियों के जरिए भी वो एक समाज सेवा कर रही हैं कि वहाँ पे कोई प्रदूषण न फैले। तो इन सारी बातों के लिए आज हम हैं मोनिका जी के साथ। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। और बहुत आभार कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कार्यक्रम में, आपके इतने अच्छे कार्यक्रम में हिस्सा बन सकती हूँ। सब आप लखनऊ की रहने वाली हैं, लखनऊ में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई जी। आमतौर पे लोग जब प्लेस में अपना करियर बनाते हैं तो फिर उस दिशा में आगे चले जाते हैं। आपने कैसे कैसे जो स्टेप उठाए बैडमिंटन को लेके शुरुआत में? जी, देखिए, जब मैं 11 साल की थी तब से मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया था। और कहते कि एक एक करके जैसे जैसे हम 11 साल की उम्र में जैसे स्कूल में थे तो स्कूल नेशनल्स खेले, फिर हर जितने भी स्कूल नेशनल्स मेरे एज ग्रुप में आए, जब तक मैंने 12th पास किया मैंने स्कूल नेशनल्स खेले। फिर मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जीती। फिर हम लोग का एक इंदिरा गांधी जी के बर्थडे पे होता है वुमेन्स फेस्टिवल, तो वुमेन फेस्टिवल जीते जिनमें हमने पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से एक एक करके बैडमिंटन में हमने अपने और प्लस नेशनल्स वगैरह खेले जी। और फिर आप अंपायरिंग के क्षेत्र में कैसे पहुँचे? असल में क्या होता है कि हम कोई भी जना हो, वो जिस माहौल में रहता है उस माहौल से वो प्यार करता है। इसी तरह से मुझे अपने खेल की दुनिया से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि खेलने के लिए हमें बहुत वो चाहिए, टाइम चाहिए। आपको सुबह प्रैक्टिस करनी है, आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है, आपको जिम भी करना है, आपको स्ट्रोक प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब ऐसे एक प्लेयर ऐसे नहीं जाके रैकेट पकड़ लिया और मारना शॉट शुरू कर दिया। उसके पीछे का जो काम होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत मेहनत करने वाला होता है। क्योंकि शादी हो गई, फिर मुझे लगा कि अगर मैं इतना टाइम, मुझे घर वालों ने कभी नहीं रोका, लेकिन मुझे खुद ही ये लगा कि अगर मैं सारा टाइम वहाँ दूंगी तो फिर मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे आसान तरीका इसका ये कि मैं अंपायरिंग कर लूँ। अच्छा। अंपायरिंग में मैंने पहले स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। नेशनल लेवल में भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, ग्रेड 2 फिर ग्रेड 1। जब ग्रेड 1 मैंने क्वालिफाई कर लिया, फिर ये हुआ कि मुझे इंटरनेशनल अंपायर बनना है, तो उसके भी 2-3 एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है ABC, एक एक्रेडिट होता है, एक सर्टिफिकेटेड होता है। इस तरह से फिर मैंने एक एक करके वो दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। और साथ में मैंने ऑल इंडिया लेवल के बहुत सारे टूर्नामेंट भी होस्ट किए। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का, फिर स्टेट लेवल का, फिर मैंने ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए और काफ़ी हिट भी हुए, वो काफ़ी प्लेयर्स को पसंद आए। में अभी हाल में कोई नेशनल बड़ा अवार्ड भी आपने जीता कुछ साल पहले? मैंने जो है हाँ, उसके बाद मेरा हुआ ये कि अंपायरिंग तो चली साथ में, फिर बच्चों की परवरिश वगैरह के बाद फिर मुझे लगा कि अब एक एज ग्रुप आ गया है जहां हम 35 प्लस हो गए थे। और ये हुआ कि 35 प्लस के बाद हम फिर एक लेवल का बैडमिंटन खेल सकते हैं और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम हो गई। तो फिर मैंने वर्ल्ड मास्टर गेम्स जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसे वेटरन्स ओलंपिक्स कहते हैं,
वो मैंने ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वो मैं जीती थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता था डबल्स में मैंने। और उसके बाद फिर एक बार फिर सिलसिला शुरू हुआ, फिटनेस करी, ये किया वो किया, फिर मैंने लगातार 3-4 वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप्स खेली, पार्टिसिपेट किया उसमें। फिर नेशनल्स खेले, नेशनल्स जो वेटरन नेशनल्स होते हैं उसको मास्टर्स नेशनल्स कहते हैं, वो खेले, उसमें भी सिल्वर मेडल जीता। और फिर धीरे धीरे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, मदर इन लॉ की थोड़ी एज ज़्यादा हो रही थी, बच्चों के पढ़ाई का टाइम था, तो फिर धीरे धीरे मैंने इससे विड्रॉ करा, जबकि मैंने टूर्नामेंट्स वगैरह भी कराए, IBL वगैरह, इंडियन बैडमिंटन लीग, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ये भी कराए मैंने एज एन एम्पायर। और फिर धीरे धीरे ये लगा कि नहीं, अभी फिर मेरी फैमिली को ज़रूरत है, तो मैंने विड्रॉ किया। लेकिन अब मैं फिर सोचती हूँ कि अब मैं फिर करने के लिए मूड में हूँ, और आई एम श्योर कि मैं फिर स्पोर्ट्स की दुनिया में जल्दी कुछ जाऊँगी। जूडो भी आपने खेला है? हाँ, ऐसा हुआ कि जब मैं खेलती थी तो मेरे नी में कुछ इंजरी हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि मैं दौड़ने वाला खेल नहीं खेल पाऊंगी। तो फिर मैंने आदत थी, बीइंग अ प्लेयर बहुत ही मन करता है कि आप उसी माहौल में रहो, तो फिर मैंने जूडो खेलना शुरू किया। जूडो में फिर मैंने नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल जीता। फिर क्योंकि हम स्कूल गेम्स खेलने जाते थे, तो कबड्डी, खो खो, कोई भी गेम हो, चलो, बिकॉज अगर आपके अंदर फिटनेस है तो आप कोई भी गेम खेल सकते हो, अगर आपके अंदर स्पोर्ट्स का एटीट्यूड है तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हो, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टू नेम इट, एंड आई हैव प्लेड इट। जी। अच्छा, फिर आप ब्यूटी प्रोजेक्ट के क्षेत्र में भी गई, वहाँ कैसे जाना हुआ? मिसेज एशिया पैसिफिक जी। असल में क्या हुआ कि इससे पहले मैंने आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैंने थिएटर भी बहुत किया है। अच्छा। जी, मैंने एक्टिंग की है, और मैंने 2-2 घंटे के प्लेस किए हैं, और मुझे 2-3 मूवीज़ में ऑफ़र भी मिला काम करने का, लेकिन मेरा बच्चा छोटा था उस समय, तो फिर उनकी शर्त ये थी कि आप बच्चे को साथ नहीं ला सकते हैं, और मतलब यू हैव टू बी ऑल बाय योरसेल्फ, और जो शेड्यूल होगा उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो फिर मुझे लगा कि भाई मैं ये सब अपने शौक के लिए कर रही हूँ, मैं किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने वो ऑफ़र जाने दिया। जी, वो मैंने जाने दिया। और मेरा अनुपम खेर एकेडमी जो है, एक्टर्स प्रिपेयर, जहाँ पे एक्टिंग की वो सिखाते हैं, उनका ट्रेनिंग देते हैं, उसमें भी मैं गई थी, ऑडिशन दिया था, तो मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। तो अनुपम खेर जी मुझसे बोले कि आप इस एज में, सब बच्चे 18 साल की एज के हैं, आप अब मैरिड हैं, बच्चे हैं, आप उस एज में, मैंने कहा कि किसी चीज़ की कोई एज लिमिट नहीं होती, एंड आई वांटेड टू डू, एंड आई हैव सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड एंड माय फैमिली, सो आई डोंट माइंड। तो व्हेन ही सॉ माय परफॉर्मेंस, ऑडिशन मेरा देखा, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन फिर वही है, शायद तकदीर जहाँ लेके जाती है। फिर मुझे बच्चे की प्रायोरिटी लगने लगी, तो फिर मैं उसको, क्योंकि 3 महीने का कोर्स था, और उस 3 महीने में आप 24/7 आपको वहाँ बिजी रहना था, तो आप बच्चे को 3 महीने नहीं छोड़ सकते। और बॉम्बे जैसी जगह में चलिए आप स्टाफ को ले जाके बच्चे के साथ रहो भी, तो बच्चा आपका रुल रहा है, तो आप किस खुशी के लिए कर रहे हो, आप मन से दुखी हो और करे जा रहे हो। तो फिर मैंने सोचा लेट इट गो। तो वहाँ से ब्यूटी पेजेंट की तरफ जाना हुआ? नहीं, एक्चुअली क्या था, ये जो ब्यूटी पेजेंट था, इसमें इसका जो नाम है मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस, मिसेस एशिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस वर्ड है उसकी बहुत वैल्यू है इसमें। उसकी वैल्यू ये है कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। तो जब आपने अचीव किया है तो आपको लगता है कि जब हमने अचीव किया है तो उसको एक और रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। इससे जो ये हुआ था पेजेंट, इससे पहले मैंने एक लिफ्ट करा दे, एक वो था, अच्छा, एक्टर्स का, स्टार्स का एक शो था, जिसका नाम था बिगेस्ट फैन ऑफ विच एवर स्टार यू चूज। 20 स्टार्स थे उसमें, और ये यशराज स्टूडियो में हुआ था। तो उसके ऑडिशंस हो रहे थे लखनऊ में। तो समहाउ मेरे को कराना तो अपने बेटे का ऑडिशन था, कि मुझे पता नहीं था उस समय कि क्या है। ये मैंने सुना था कि करण जौहर का कुछ वो आने वाला है प्रोग्राम, और उसमें ऑडिशंस हो रहे हैं। तो मेरा बच्चा छोटा था, तो मैंने कहा चलो, वो बहुत एक्टिव था और इस टाइप का उसका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था, तो मैंने कहा चलो इसको ले जाते हैं। जब वहाँ हम पहुँचे
तो पता चला कि इट इज़ ऑल अबाउट 20 एक्टर्स कि उनके बिगेस्ट फ़ैन के बारे में उनको सेलेक्ट करना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई। तो मैंने अपना नाम दिया। तो उस बीच में मेरा बेटा और हम लोग वो जब भी मेट बहुत पिक्चर देखते। तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी भी थी और मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे नेचर से काफ़ी रिलेटेड थी। जो मैं शादी से पहले चुलबुली टाइप की थी और बहुत मस्त टाइप की थी, और करीना कपूर भी उसमें पिक्चर में। तो हम दोनों बैठ के वो पिक्चर बहुत देखे घर में, मैं भी 50-60 बार या 100 बार, बहुत बार देखी हम लोगों ने। तो फिर हमने ऑडिशन दिया। तो लखनऊ में 2-3-4 ऑडिशन हुए। तो उस किस्मत की बात है जहाँ भगवान लेके जाता है। मैंने सब ऑडिशंस क्लियर कर लिए। बाकी जितने कंटेस्टेंट थे वो 18 साल, एक्चुअली वो 18 इयर्स के एज ग्रुप का वो था, यंग ग्रुप के लिए था। लेकिन मैंने भरा, उन्होंने मुझे अलाउ भी किया और वो मैंने किया। फिर उसमें जब मेरा लखनऊ वाले में सब क्लियर हो गया, फिर मुंबई में 2-3 ऑडिशंस हुए। तो उस ऑडिशन को भी लकीली मैंने सबको क्लियर किया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद उसमें मैंने करीना कपूर के ऊपर पोएम्स लिखी थी और उन्होंने पूछा बहुत सारे, आप क्यों उनको लाइक करती, मैंने बताया सब चीज़ें। तो और एक्चुअली शी इज़ मतलब मैं मन से उनको ही पसंद करती थी हमेशा। फिर उसके बाद वहाँ पर 3 उन्होंने फाइनलिस्ट सेलेक्ट किए। अच्छा। जिसमें मैं थी और 2 बच्चे थे जिनको हम कहेंगे 18-18 साल के थे। एक लड़का था, एक लड़की थी। हम तीनों फाइनलिस्ट हुए और हम लोगों को उन्होंने फिर एक गिवन डेट पे, इन्होंने अक्सा बीच है मुंबई में, वहाँ पे इन्होंने हम तीनों को बुलाया, मतलब किया, और उन्होंने कहा आपको ये गोले बेचने। एक दिन तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। अच्छा। कि गोले ऐसे बनते हैं, ऐसे शिकंजी बनती बर्फ वाले, उसको घिस घिस के, और वो सब बहुत इंटरेस्टिंग था। वो किया कराया उन्होंने, और अगले दिन हमें उन्हें बेचना था। पहले दिन ट्रेनिंग थी, नेक्स्ट हमें बेचना था। तो उसमें यह था कि जो बेचेगा और जो सबसे ज़्यादा इनकम करेगा वो विनर होगा। अच्छा जी। तो हम लोग की तीनों की स्टॉल दूर दूर लग गई थी, और जो लोग आ रहे थे उनको हम बुला के कह रहे थे हमारा गोला खरीद लीजिए, हमारा ये कर लीजिए। तो फिर उसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग मेरी थी। अच्छा। तो आई वॉज सेलेक्टेड एज द बिगेस्ट फैन ऑफ करीना कपूर। तो फिर उसका एक शो हुआ। फिर उन्होंने जो अर्निंग थी उसको कई थाउजेंड्स में मल्टीप्लाई करा था और उसको लगभग 10 लाख कर दिया था, 10 लाख समथिंग कर दिया था। और उनका एम था कि इसका प्रोग्राम का पहले तो इन्होंने कहा था बिगेस्ट फैन, उसके बाद इन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया था लिफ्ट करा दे। लिफ्ट मीन्स किसी को आप उठाओ। तो फिर उन्होंने उसमें जो हमारी अर्निंग थी, एक गरीब आदमी को बुलाया था, और ये प्रोग्राम हुआ था आपका यशराज स्टूडियो में। इसमें इनकी एंकरिंग तो की थी आपके करण जौहर ने, और करीना कपूर को बुलाया था क्योंकि आई वाज सेलेक्टेड एज द बिगेस्ट फैन, तो उनसे हमें मिलवाया था उन्होंने वहाँ पे यशराज स्टूडियो में। तो फिर उसके बाद हम लोग की बातचीत हुई, पूरा सब चला। उसके बाद उन्होंने जो विनर था, एक तो पहले मुझे उन्होंने गोल्ड मेडल पहनाया, और उसके बाद उन्होंने जिसको सेलेक्ट किया था वो चेक 10 लाख कुछ का जो चेक था वो उसको दिया। वो एक मदद भी हो गई, एक मदद हो गई। तो जो हम लोग बात कर रहे थे क्वीन ऑफ सब्सटेंस वाली, तो ये सब चीज़ें क्योंकि मैंने जैसे आपने बताया कई सारे लाइफ में डिफरेंट उसमें मेरे अचीवमेंट्स रहे हैं, तो फिर वो सिंगापुर में एशिया पैसिफिक क्वीन ऑफ सब्सटेंस हुआ था, तो फिर उसमें उन्होंने मुझे क्वीन ऑफ सब्सटेंस का अवार्ड दिया था। जी। समाज सेवा के लिए आप सरोजनी नगर क्षेत्र में काम करती हैं, जो महिलाएं या पुरुष जिनको आंखों से कम दिखाई देता है उनको हॉस्पिटल में लाके इलाज करते हैं। जी। साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा भी आपने दिलाई अपने कार्यकाल के दौरान। जी। ये कैसे किया? देखिए, हम आपको बताएं कि हमारे लिए जो लाइफ है वो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, एंड इट इज़ नॉट वन फील्ड कि हमें इसी फील्ड में जाना है, इसी फील्ड में काम करना। हमें जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसको कैच करते हैं और उसको पॉजिटिव वे में हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे माय हस्बैंड ही वाज सेक्रेटरी टू गवर्नर, तो वहाँ पर लगभग राजभवन में 200 का स्टाफ था। तो उनकी जो वाइफ थी वो अनएजुकेटेड थी, और मुझे लगा कि मैं इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करूं, तो मैंने उन लोगों के लिए एक एडल्ट एजुकेशन सेंटर खोला राजभवन के क्लब में, जो राजभवन आपका गवर्नर हाउस है उसमें ही खोला। तो वो लेडीज़ को सबको घर जा के उनके कन्विंस किया। शुरू में कम आई, फिर देखा कि ये जो आ रही हैं वो ज़्यादा सीख रही हैं, तो करते करते मेरे सारे स्टाफ
की वाइफ्स और उनकी एडल्ट डॉटर्स आने लगी, कुछ बच्चे भी आने लगे। तो फिर हम लोग ने धीरे धीरे उसमें इतना कर दिया था कि वो लड़कियाँ शायरी लिखने लगी, उनको टीचर्स डे की इम्पोर्टेंस पता चलने लगी, उनको त्यौहार की इम्पोर्टेंस पता चलने लगी। वो पहले गाउन पहन के आती थी, ऐसे ही चली आई नाइट सूट में, फिर साड़ी पहन के अच्छे से तैयार होके आने लगी। अवेयरनेस एजुकेशन से जो होती है, तो इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस किया और चेंज किया। और जो आँखों का गांव में काम शुरू किया, जैसे हमारा एक स्कूल है जो हम लोग ने एक बेसिकली चैरिटी के लिए खोला है, और वहाँ पर हम सरोजनी नगर एरिया में, तो वहाँ पे हम उस स्कूल में चारों तरफ गरीबी है और बहुत है, तो हमने पहले तो वहाँ पे सोशल वर्क शुरू किया। सोशल वर्क इन द सेंस कि किसी की शादी है तो फाइनेंशियल हेल्प कर दी, किसी कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर को दिखा दिया, कपड़े नहीं है तो साड़ी दिलवा दी, ऐसी तरह से। लेकिन बाद में एक दिन हम लोग सब लेडीज़ के साथ में गपशप मार रही थी, तो फिर एक बहुत ओल्ड लेडी आई और कुछ बात हो रही थी, तो कहने लगी कि दीदी मुझे तो आंखों से दिखाई नहीं देता। तो उस समय जो मेरे एकदम से ब्रेन में कोई चीज़ क्लिक हो जाती है, वो उसने ऐसा इम्पैक्ट डाला कि मुझे लगा कि जब आंखें नहीं होंगी तो कोई कैसे ज़िंदगी जिएगा। और गांव में इतना बुरा हाल है, चाहे आप जो भी रीज़न उसका कहिए, अफोर्डेबिलिटी नहीं है बच्चों की, तो वो माँ बाप को कहाँ से देखें, अपना परिवार देखें या बूढ़े माँ बाप को देखें, या ये कहिए कि एजुकेटेड नहीं है कि वो उनका की केयर कर सके, तो वो बेचारे अल्टीमेटली माँ बाप रुलते हैं, जिसको हम कहते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता। तो फिर मैंने उस काम को शुरू किया, उस मुहिम को चलाया, और जो भी गांव में जा के कैंप्स लगाए, और कैंप में मैंने ये ध्यान रखा कि हम यहाँ ऑपरेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि वो कैंप्स फेलियर होते हैं, जो वहाँ ऑपरेशन करा के वो घर चले गए, फिर धूल डली आँख में और आप फिर वैसे ही हो गए, और फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो गया, कैजुअलिटीज़ अलग हो गई। तो जिनको तो आईसाइट वीक थी, उनके चश्मे के नंबर बनवा लिए, चश्मे के नंबर बनवा के फिर उनको एक गिवन डेट पे बुलाया और उनके चश्मे मंगवा के दे दिए। और ये बेसिकली ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरा पर्सनल, मेरा और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो पूरी तरह से पर्सनल है। और उसको किया। फिर जिनके ऑपरेशन होने थे हॉस्पिटल आए, 10-10 के बैचेस में हॉस्पिटल आए। लोही हॉस्पिटल में 1 रुपये का पर्चा बनता है, ऑपरेशन फ्री में हो जाता था, और जो उनके ओवरहेड खर्चे जो थोड़े बहुत होते थे वो हम लोग बेयर कर लेते थे, गाड़ी से हम भेज देते थे। तो फिर उनका ऑपरेशन हुआ, वो अगले दिन गए, फिर जिस दिन डॉक्टर ने बुलाया कि वो खोलेंगे तो फिर भेज दिया। उसके बाद जब चश्मा का नंबर मिल जाता था तो हम उनको फिर चश्मे बांट देते थे। तो दे आर हैप्पी, दे कैन सी, एंड उनसे ज़्यादा हम खुश हैं कि किसी के लिए कुछ कर पाए जी। और ये जो फिर मूर्तियों का आपने शुरू किया? मूर्तियों का तो देखिए, मैं चाइनीज़ चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ। अगर चाइनीज़ झालर मेरे घर में कभी नहीं आप टंगी हुई देखेंगे। इंडियन झालर महंगी मिलती है, लेकिन मैं अगर मुझे झालर टांगनी तो मैं इंडियन टांगती हूँ। और दूसरी चीज़ मैंने देखा कि हम लोग जिस भगवान की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी जो वाहन है आपके इसका फाइनेंसेस का कहिए, या जिससे हमारी तरक्की है, आपका वो है, तो अगर हम उनकी इज्जत नहीं करते, गणपति जिनको हम कोई भी चीज़ शुरू करते तो गणपति जी की पहले पूजा करते हैं, उनकी हमने पूजा करी और अगले दिन जाके हमने उनको 1 साल बाद पेड़ के नीचे डाल दिया, मंदिर में फेंक दिया। हमने खुद सेटिस्फाई कि हमने उनको मंदिर में रखा, लेकिन अगर आप कभी निकल के देखिए क्या हाल होता है। तो मैं, और प्लस हम अपने रिवर्स में डाल रहे हैं, चलिए हमने इज्जत से उनको, मैंने भी डाले, जब तक मुझे ये आइडिया नहीं था, जाके हमने गोमती नदी में डाला, विसर्जित किया। लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हम विसर्जित गोमती नदी में कर भी रहे हैं, किसी भी नदी में कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो हमारी रिवर को पॉल्यूट कर रहे हैं। और मैंने रिवर को सफाई का, झाड़ू से सफाई का काम भी किया है। मैंने फिजिकली खड़े होकर वहाँ से कीचड़ निकालना, प्लास्टिक निकालना, वो भी काम किया है। तो जब हमको जो चीज़ से पानी हमें मिल रहा है, हमारे ज़िंदगी का एक स्रोत है वाटर, उसको भी हम प्रदूषित कर रहे हैं अपनी गलती से, वो भी। तो हमने फिर ये सोचा कि नहीं, हमें इसका कुछ वाया मीडिया निकालना चाहिए। और फिर हमने उसके बारे में बहुत सोचा किया, तो ये समझ में आया पुराने ज़माने में तो कच्ची मिट्टी की बनती थी, ठीक है, वो इतनी सुंदर नहीं बनती थी जितनी सुंदर हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, IQ ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा है।
तो हमने फिर उन मूर्तियों के ऊपर पहले 1-2 साल हमने सादी मिट्टी की मतलब कच्ची मतलब मिट्टी की बनाई, लेकिन हमने उनको सजाया नहीं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने उनको सजाया है। फिर धीरे धीरे हमने उनको सजाना शुरू किया, वो सुंदर लगी, लोगों को और पसंद आई। फिर धीरे धीरे हमने उनको कपड़े पहनाने शुरू किए, क्योंकि कच्ची मिट्टी की मूर्ति है। 2 कारण होते हैं, आप कच्ची मिट्टी की मूर्ति में कुछ भी आप छेद नहीं कर सकते, आप कुछ करोगे वो सही नहीं रहता है, टूटने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम उनको इसलिए कपड़े पहना देते हैं कि एक तो वो सुंदर लगती हैं, दूसरा त्यौहार के टाइम में हर लेडी खूब बिजी रहती है, पकवान भी बनने, मेहमान ने भी आना है, खरीदने भी जाना है, तो और एक ही दिन होता है जिस दिन खरीदते हैं, उनको सिरदर्दी ना हो, तो हमने सजाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, और अब देखिए हमारे हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम और इनोवेशन करें और कुछ और बेटर सामने लाएं। तो दोस्तों, ये मोनिका जी से बातचीत थी। जिन मूर्तियों की बात हम लोग कर रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसी मूर्तियां हैं, और उनको अगर विसर्जित करते हैं हम तो 10 मिनट के अंदर कैसे वो पानी में घुल जाती है, और उस पानी को आप अपने पेड़ पौधे, किचन गार्डन जो भी है उसमें डाल सकते हैं, वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होंगी और प्रदूषण भी नहीं फैलाएंगी। तो बहुत शुक्रिया मोनिका जी आपका। और सभी साथियों, आप कुछ और करना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारा क्लास है, जो भी हमारे लोग पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश जी की, उनसे मेरी बहुत हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर से कच्ची मिट्टी की मूर्ति का ही इस्तेमाल करें, भले वो कहीं और से लें, लेकिन करें। क्योंकि एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बताना चाहूँगी, जो दुकानदार है वो मूर्ति को जैसे आपको दिखाएंगे कि ये मैंने आपको दिखाती हूँ, जैसे ये भगवान जी हैं, ये मूर्ति है, मैंने आपको मालूम है कि मोनिका भोनवाल यहाँ रहती हैं और मैं इनके घर से मूर्ति लेके जा रही हूँ कि अगर ये पक्की होगी तो आप मेरे पास वापस आ जाएंगे, शिकायत करने का मौका है, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है। लेकिन जो वेंडर से आप रास्ते में सड़क पर खरीदते हैं, वो कच्ची मिट्टी की कह के बेचते हैं, वो तो आपने पेड़ के नीचे रख दी, मंदिर में रख दी, मंदिर के बाहर रख दी, आपने विसर्जित कर दी गोमती नदी में, आपको क्या पता कि वो कच्ची थी कि पक्की थी। और वो आप जब आप खरीदने जाएंगे वो आपको यहाँ से दिखाएंगे, देखिए जरा सा ये ऊपर से कच्ची मिट्टी लगाए रहते हैं और इसको स्क्रैच करते हैं, आपको सेटिस्फाई कर देते हैं कि ये कच्ची मिट्टी की है, लेकिन एक्चुअली वो है कि नहीं, यू आर नॉट श्योर। क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्टडी की है और मैंने इसके ऊपर बहुत रेकी करी, उसके बाद हमें ये चीज़ समझ में आई, तो मैं आपसे अपना ये अनुभव शेयर करना चाह रही थी। जी बहुत शुक्रिया। अभी हम आपका वो भी इसके बाद आप देखिएगा हमारा वो वीडियो जिसपे हम मूर्तियों को विसर्जित कर रहे हैं, और थोड़ा सा विस्तार से उस वीडियो में मोनिका जी ने इन मूर्तियों के बारे में आपको बताया है, तो वो वीडियो देख के जाइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोनिका जी, जो ये आपके कच्ची मिट्टी के दिए हैं जो आप अलग अलग तरीके से बनवाती हैं, इनके बारे में बताइए कि ये दिए मूर्तियाँ क्या हैं और इनसे क्या लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ, इसका जो मैंने स्पेशली लखनऊ में जो मैंने इंट्रोड्यूस की हैं, मुझे हो गए 5-7 साल इसे करते समय, और इसमें किसी का भी उस समय इंडिया में भी हिंदुस्तान में किसी ने ये काम शुरू नहीं किया था। तो इसका मेरा जो बेसिक पर्पस था कि हम अपने कंट्री को पोल्यूट ना करें, पोल्यूशन से बचाएं। तो हमने पता किया कि कैसे बन सकती है, काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन मैंने इसको मूर्तियों के बारे में स्टडी किया कि कैसे हो सकता है। पुराने ज़माने में जो हमारे बड़े लोग हैं उनसे डिस्कस किया, क्योंकि पुराने ज़माने में कच्ची ही मूर्तियाँ, गोबर की मूर्ति बनती थी। तो ये पता चला कि इसको हमें तालाब के नीचे से काली मिट्टी हम लोग निकलवाते हैं, और काली मिट्टी निकलवा के उसको सुखाते हैं, उसको छानते हैं, उसके बाद इसका ये रूप आता है। और जब ये सूखती हैं, इनको हम धूप में नहीं सुखा सकते क्योंकि ये क्रैक हो जाती है, तो इसको सुखा के छाई में सुखाते हैं, उसमें भी काफ़ी समय लगता है, और उसके बाद इसको पेंट किया जाता है। और उसके बाद जैसे कि क्योंकि त्यौहार का समय होता है, तो हम पहले प्लेन बनाते थे, अभी भी सादी मूर्तियाँ बनाते हैं जिनमें श्रृंगार नहीं करते, कपड़े नहीं पहनाते, क्योंकि लोगों को कपड़े पहनाने के लिए भी स्पेशली आपको बाज़ार जाना पड़ता है कि भगवान के लिए कपड़े खरीदो, माला खरीदो, ये करो। तो धीरे धीरे हमने इसमें इनोवेशन किया कि इनको हम भगवान को सजाने लगे, ताकि लोगों को का टाइम बचे, त्यौहार में वैसे सब बिजी रहते हैं और ये सुंदर भी ज़्यादा लगती हैं। और जिस तरह से हम सजाते हैं इनको, शायद घर पे नहीं से मुश्किल होता है, क्योंकि लोग लेते भी हैं इसको धनतेरस वाले दिन,
तो धनतेरस वाले दिन का टाइम ही कहाँ होता है दीपावली का। तो इस वजह से हम इनको पेंट कराने के बाद फिर रूरल एरिया में, गांव में लोगों को रोज़गार भी मिलता है और ये इतनी सुंदर सज भी जाती हैं। लेकिन कास्ट को लेके कुछ लोगों का मानना होता है कि थोड़ी महंगी पड़ती है, तो ये महंगी पड़ती है लेकिन भविष्य के लिए सस्ती है जी। थोड़ा बताइए कैसे। देखिए जो कॉस्ट है, अगर हम सच में धनतेरस वाले दिन मूर्तियां बाजार से पक्की मिट्टी की भी खरीदने जाते हैं तो हमने थोड़ा रेकी की थी कि भाई पक्की मिट्टी की मूर्तियों का क्या कॉस्ट है, कच्ची मिट्टी का भी। अब कच्ची भी कोई कोई आने लगी है, लेकिन कच्ची वो कहते हैं, लेकिन जब आपने गोमती में डाल दी, आपने दनी में डाल दिया, पेड़ के नीचे उसको छोड़ा है, आपको क्या पता कि वो कच्ची थी कि पक्की थी। दुकानदार आपको बेचता कि ये हम कच्ची की बेच रहे हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को स्टडी किया इसके ऊपर। ज़्यादातर मिट्टी, ये जो मूर्तियाँ होती हैं, चाहे वो गणपति जी की हों गणेश चतुर्थी पे या फिर लक्ष्मी गणेश जी की हों, कहते हैं कि ये कच्ची मिट्टी की है, और हमसे जो कच्ची मिट्टी की कह के पक्की मिट्टी की बना के बेचते हैं, उनसे भी उनको हमने नहीं बताया कि हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। तो हम उनके पास गए खरीदार के तौर पे और हमने कहा और कुछ स्टाफ को अपने लगाया, तो बात ये निकल के आई कि वो लोग क्या करते हैं, नीचे जैसे कि ये मूर्ति है आपकी, ठीक है, अब ये मूर्ति बन गई, आपने इस मूर्ति पे नीचे थोड़ा सा आपने मिट्टी लगा दी, और जब हम खरीदने गए तो उन्होंने स्क्रैच करके दिखाया कि देखिए ये तो कच्ची मिट्टी की है। तो आप मान गए कि हाँ ये पूरी मूर्ति कच्ची मिट्टी की है, तो आपने खरीद ली, और एक्चुअली वो होती पक्की मिट्टी की है। और 3, 4, 5 हज़ार डिपेंड करता है कि क्या रेट देते हैं साइज के ऊपर। तो उस हिसाब से एक तो हमारे रेट बहुत कम है, क्योंकि मैं एक सोशल वर्क कर रही हूँ सोसाइटी के लिए। भले लोगों को लगे कि बहुत महंगा है ये, लेकिन मैं एक सोसाइटी की में जागरूकता कर रही हूँ पैदा। और मूर्ति दिखाइए जो ये देखिए, ये वाली जो मूर्ति है भगवान की, देखिए अब ये आप घर ले जाएंगे, जो हमारे सालों साल से ले रहे हैं वो हर बार मेरे से ही लेके जाते हैं। अब आप इनको देखिए, ये घर लेके जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, और इतनी सुंदर लग रही हैं, इतने अट्रैक्टिव है कि श्रृंगार भी हुआ हुआ है, कपड़े भी पहने हुए हैं, सजी पूरी तरह से हुई है। तो ये हमारी लक्ष्मी जी का है, ये हमारे गणेश जी का है। देखिए पूरा पीला पहनते हैं, सूंड बाएं तरफ है उनकी, लोग बाएं तरफ सूंड मांगते हैं। तो इस तरह से हमारी ये मूर्तियाँ तैयार होती है, और मैं पर्सनली जो कहना चाहूँगी कि इसमें मेरा कोई कमर्शियल आउटलुक नहीं है। अच्छा, छोटी मूर्तियाँ सस्ती हैं जी। देखिए अब ये है, ये छोटी मूर्ति है, अब इसमें भगवान जी ने कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, इनके मतलब कि उस तरह से ऊपर से नहीं चढ़ाए हुए हैं, तो ये आ जाती है, कम दाम में होती है। कुछ लोगों को अपने ऑफिस के मंदिर में चाहिए होती, तो और छोटी मूर्ति चाहिए, तो उसके रेट और कम हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन सा साइज ले रहे हैं। कुछ मूर्तियां जो प्लेन है, जिसमें आपने बिल्कुल श्रृंगार नहीं किया, वो और सस्ती है। तो लेकिन जब लोगों को ये अट्रैक्टिव लगती है, तो लोग जाहिर तौर पर इन्हीं को लेना पसंद करते हैं। आपसे ऑर्डर पे भी लोग बनवा सकते हैं? मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग पहले से ऑर्डर कर दें, क्योंकि कच्ची मिट्टी की मूर्ति को रखने में बहुत दिक्कत आती है अगले साल के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी हमारी बने और ये हमारी उतनी लोग ले लें। तो हमको अब जो हमसे अभी तक लेते आए हैं वो हमें ऑर्डर दे देते हैं ज़्यादातर सब लोग, और मुझे पता है उनको क्या चाहिए। अगर उनको ऑर्डर नहीं भी आया तो मुझे मालूम है कि उनको क्या चाहिए है, किस साइज़ का चाहिए, किस टाइप का चाहिए, तो फिर मैं उनके लिए पहले से तैयार करके रख देती हूँ। और ये हम कच्ची मिट्टी के, मैंने आपको दिए नहीं दिखाए, देखिए ये कच्ची मिट्टी के दिए हैं। ये तो एक ही पीस है, लेकिन हम इनको इतना खूबसूरत सजा देते हैं कि जो आप बाज़ार से दिए खरीदते हैं, आप जाइए मॉल से खरीदिए, 200 रुपये के 4 का पैकेट मिलता है, ऐसे होता है। तो ये हमारे बहुत ही रीज़नेबल पड़ते हैं। और ये दियाली है, देखिए ये दियाली जो हम लोग 100, 200, 300 डिपेंड करता है कि हमारा घर कितना बड़ा और हम कितनी लगाना चाहते हैं, ये लगाते हैं। तो हम इनको क्या करते हैं, आज शाम को दीपावली में सब पूजा सब सजा लिया घर, सुबेरे बाल्टी में डाल के उसमें डाला, और 15 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में ये बन जाते हैं वापस मिट्टी। और फिर हम इनको अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, लॉन में डाल सकते हैं। तो और प्लस मैं कंडे के दिए भी बनाती हूँ। तो कंडे के दिए हैं जो आप आपने पूजा की, लोगों को एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि कंडे के दिए ये जल नहीं जाएंगे, तो हम भी अपने घर में उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो कंडे के दिए जलते नहीं हैं, वो जितना लौ में जैसे नॉर्मल दिए में जलती है लौ, उतने में ही होते हैं, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि हम उनको ठीक से सुखा के करके डिज़ाइनर दिए बनाते हैं, खूब अच्छे से सजाते हैं।
और कंडे भी हम रखते हैं कि भाई लोग अमेज़ॉन को ऑर्डर करते हैं कि हमें कंडा चाहिए, तो मेरे पास मैंने कंडे भी मैं वो करती हूँ, रखा है मेरे पास। जी जी, तो वो भी अवेलेबल रहता है मेरे पास। दिवाली के पूजन का सारा सामान आपके यहाँ जी, दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, कंडे जी ये मिल जाते हैं। और गणेश चतुर्थी पे भी जो है हम बड़ी मूर्तियाँ भी कच्ची मिट्टी की बनाते हैं। जी, और इससे गांव के लोगों को रोजगार एक मिल रहा है। देखिए, एक तो रोज़गार मिल रहा है, स्पेशली महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है, और उनके अंदर ऐसी तो अवेयरनेस आएगी कि भाई जब ये क्यों बनवा रही हैं, क्योंकि ये घर में ही विसर्जित हो जाएंगे और इनकी कोई बेइज्जती नहीं होगी। भगवान की हम साल भर रखें और फिर साल भर बाद निकाल के उनको हम पेड़ के नीचे रखाएं, मंदिर के नीचे रखाएं, नदी में बेसिकली हम फेंक ही तो रहे हैं उनको, और फिर नदी भी पॉल्यूट हो रही, तो इनसे उनको अवेयरनेस भी हो रही है गाँव में। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये आप दिखाइए कैसे विसर्जित करते हैं। देखिए, जैसे भगवान को हमने किसी बाल्टी में या जो भी है उसमें रख लिया, और उसके बाद फिर हम इनके ऊपर पानी डालेंगे। तो अभी थोड़ी देर में, ये पिछले साल के भगवान हैं, तो ये थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये पानी में ऐसे ही घुल जाएंगे और मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। और फिर ये मिट्टी आप जो ये पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, जी जी, यहाँ पे आप इन पे जी 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 डाल इसमें देंगे। डाल देती हूँ, तुलसी जी हैं उनमें डाल देती हूँ। अच्छा, जी, आपके पीछे भी काफ़ी पौधे हैं, इनमें है। और जैसे मैंने आपको बताया ना, कच्ची मिट्टी के पक्के वादे, अभी जब ये कच्ची मिट्टी के जो वादे पक्के होंगे, आप देखेंगे ये विसर्जित हो जाएंगे भगवान, तो आपको ये विश्वास होगा कि जो दिव्य मूर्तियाँ हैं ये सच में कच्ची मिट्टी के पक्के वादे हैं। तो इसमें कितना समय लगता है? ये बड़ी मूर्ति है तो हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट लग जाए, और छोटी होती तो थोड़ी और जल्दी हो जाती, क्योंकि वो और पूरी तरह से इसमें आ जाती, तो हो जाती। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब ये विसर्जित हो जाएगी। ये देखिए, जो मूर्ति आपने पहले देखी थी वो पूरी तरह से अब देखिए विसर्जित हो चुकी है। जैसे हम ये देखिए पूरी तरह से विसर्जित हो चुकी है, और अब हम इनको लक्ष्मी जी को और डाल देते हैं, तो ये और हो जाएंगे। बाद में हम इनके ये हम निकाल लेंगे। अभी पूरी विसर्जित हो गई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।